friends, this is Karan and I welcome you all to GK गुरुकुल। आज के वीडियो में लूसेंट का जो हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है। देखो, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट किया जाता है और इसका अपॉइंटमेंट करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के प्लस हाई कोर्ट के वो जजेस के साथ में एक बार कंसल्टेशन जरूर कर लेते हैं, जिसके साथ में डिस्कस करना वो जरूरी समझता है। उसके बाद में बाकी का जो जजेस का अपॉइंटमेंट है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट करने से पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में एक बार जरूर डिस्कस कर लेता है। लेकिन जो भी इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना कंसल्टेशन के दौरान जो भी उसको डिसीजन बताते हैं वो प्रेसिडेंट के ऊपर में ऑब्लिगेटरी हो जाता है, मतलब कि वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा उनका डिसीजन कि अगर इन्होंने रिकमेंड कर दिया किसी एक पर्सन का नाम कि इसको कर दो, जजेस नियुक्त कर दो, तो प्रेसिडेंट को उसको करना पड़ेगा। एट प्रेजेंट जो जजेस हैं, हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला के वो टोटल हैं 34, मतलब 33 + 1। ये क्वेश्चन ना डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एक बार पंजाब के पीसीएस में ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2016 में या 15 में जो पेपर हुआ था उसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। तो आपको याद रखना है एट प्रेजेंट जो जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो हैं 34, 33 + 1 इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पे मेंशन है कि एक अमेंडमेंट के दौरान 2008 में जो हुआ था उसमें ये चीज किया गया था कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, बाकी पार्लियामेंट ये डिसाइड कर देगा कि कितने अदर जजेस हो सकते हैं, अप टू मतलब 30 भी हो सकते हैं, 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट मोर देन 30। एट प्रेजेंट आपको बस ये याद रखना है कि 34 टोटल है, 33 + 1 है। ये जो दिया है ना नॉट मोर देन 30, ये जरूरी नहीं है, मतलब ये सही नहीं लिखा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट आप देख सकते हो, मैंने बता दिया आपको कि 30 से ज्यादा है जो मेंबर हैं। उसके बाद में है द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो इसमें मेंशन नहीं है। उसमें यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से तो ये डिक्लेयर किया गया है कि दिल्ली जो होगा वो सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाकी किसी जगह पे भी बेंच अपॉइंट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके लिए उसको प्रेसिडेंट के साथ ही कंसल्टेशन करना पड़ेगा। एक बार प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, फिर उसके साथ में ये इंडिया के बाकी किसी भी जगह में बाकी किसी भी टेरिटरी में भी अपना बेंच एस्टैब्लिश कर सकता है। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक तो ये आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि एट प्रेजेंट दिल्ली है, या फिर एक ही जगह है, या फिर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन करके कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही मेंशन कर दिया था दिल्ली, लेकिन साथ में ये भी मेंशन किया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा। अब इसमें कैसे कंफ्यूज करते हैं कि प्रेसिडेंट को ये दिया गया है, पावर दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा बेंच, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, प्रेसिडेंट से पूछ के करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट ये हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन इनको अपॉइंट करता है। नेक्स्ट इनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहता है। पहली बात तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनकी जो जजेस वो हाई कोर्ट के जज रहे होने चाहिए 5 साल के लिए, या फिर किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे होने चाहिए 10 साल के लिए। एक पॉइंट जो मेंशन नहीं है यहाँ पे, लूसेंट में मेंशन नहीं कर रखा है, वो ये है कि या फिर वो एक मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसमें कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट हो, ऐसे बोल सकते हैं हम कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो जो कोर्ट के बारे में, जो लॉ के बारे में काफी कुछ जानते हो, उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है, जिसको डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट भी बोल सकते हैं इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगे कोई डिस्टिंग्विश्ड ऐसा बंदा है तो उसको भी अपॉइंट कर सकते हैं। कोई मिनिमम एज इनकी मेंशन नहीं है, ना ही इनका कोई पीरियड फिक्स किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट ने 65 ईयर ऑफ द एज डिसाइड किया है। एंड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो आप न्यूज में देखते होंगे कि वो सीनियरिटी बेसिस पे ही उनको अपॉइंट किया जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इनका जो टेन्योर होता है ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो काफी कम होता है। जैसे मान लो कि उनकी एज है अभी 64.6 मंथ है, तो अभी इससे पहले जो है वो रिटायर होने वाले हैं, तो इस टाइम पे सीनियर मोस्ट ये हैं, तो इनको अपॉइंट कर देते हैं। भले ही 6 साल ही रहेंगे, 6 महीने ही रहेंगे इनको 65 होने में, फिर ये रिटायर हो जाएंगे। कुछ बार तो ऐसा भी होता है, ये तो मैंने ज्यादा बोल दिया, 2-2 महीने के लिए, 1-1 महीने के लिए भी अपॉइंट हो जाते हैं। तो मतलब सीनियर मोस्ट यहाँ सीनियोरिटी का है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होने के लिए। आगे देखते हैं कि इनका इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है। ये रिमूव किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ये ना थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको ध्यान से
अच्छे से समझना। देखो ये रिमूव तो किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ, दो ही ग्राउंड मेंशन है जिसके बेसिस पे इनको रिमूव किया जा सकता है। एक तो है कि उन्होंने मिसबिहेवियर किया हो या फिर इनकैपेसिटी की वो अपनी क्षमता में अभी क्षमता में रह के काम नहीं कर पा रहे। लेकिन इसके लिए ना एक मोशन आपको लाना पड़ेगा, या तो फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। इस मोशन को लोकसभा में अगर 100 लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और राज्यसभा में अगर 50 लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना रेजोल्यूशन, इसको मतलब मिल जाता है, इतना सपोर्ट मिल जाता है इस रेजोल्यूशन को, तो ये उसके बाद में पास माना जाता है। तो ये आगे फर्दर चेयरमैन के पास चला जाता है, या फिर अगर यहाँ से इनिशिएट हुआ तो स्पीकर इसको ले लेता है। उसके बाद में अगर लोकसभा में इनिशिएट हुआ तो स्पीकर के पास जाएगा, राज्यसभा में हुआ तो चेयरमैन के पास जाएगा। अब इसके बाद में ना इनकी डिस्क्रिशन आ गई, ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब इनकी डिस्क्रिशन आ गई, ये इंपॉर्टेंट भी है और ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि सुप्रीम कोर्ट अगर स्पीकर चाहे तो इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है मोशन को, अगर चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है। जब 100 और 50 लोगों ने पास करके इनके पास भेज दिया, सेम चेयरमैन अगर यहाँ पे इनिशिएट हुआ था तो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहे तो रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लो इन्होंने एक्सेप्ट, अगर रिजेक्ट हो गया तब तो खत्म ही हो गई बात यहीं पे। अगर मान लो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में एक आगे फर्दर प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर देखते हैं। फिर इसके बाद में ना एक 3 मेंबर कमेटी अपॉइंट की जाती है, जिसमें एक तो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लो किसी जज के अगर अगेंस्ट हुई है तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना अनिवार्य है, और उसके साथ में हाई कोर्ट ऑफ इंडिया होंगे, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के जज होंगे। उसके बाद में साथ में एक कोई ना कोई डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होगा, ठीक है, कोई एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा। 3 मेंबर कमेटी है ये कमेटी। उसके बाद में जब इनको बैठा देते हैं, पूरी छानबीन करते हैं। अगर कमेटी ने बोला कि हाँ वाकई में मतलब गिल्टी पाया जाता है जज को, उसके बाद में ये मोशन वापस में हाउस में भेज दिया जाता है पास होने के लिए। अब इनको इस मोशन को पास करने के लिए कौन सी मेजोरिटी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको पास करने के लिए जो मेजोरिटी चाहिए है दोनों ही हाउसेज में, वो चाहिए है स्पेशल मेजोरिटी, मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये मेजोरिटी चाहिए होती है। फिर जब इस मेजोरिटी के साथ में पास हो जाता है, फिर ये प्रेसिडेंट उसी हाउस में ऑर्डर उसी के दौरान जब पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है ये मोशन, तो प्रेसिडेंट उनके रिमूवल के ऑर्डर दे देता है कि भाई इनको अब उतार दो, क्योंकि सारा प्रोसेस तामझाम पूरा हो गया है। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो हाई कोर्ट का जज है उसको भी इसी तरीके से ही इम्पीच करते हैं। उनका इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो भी सेम ही है। और एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इनका जो रिमूवल का प्रोसेस है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर रेगुलेट किया जाता है। जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंडर 1968। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि इसके पास में सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन सी ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर कौन कौन सी इनके पास में पावर्स हैं, ये क्या क्या करते हैं। इसमें पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद में है रिट ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद में एप्लेट ज्यूरिसडिक्शन, उसके बाद में है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में ही इसमें बताया है, इसी में माना जाता है। लेकिन ये अगर आप लक्ष्मीकांत का में से ये चैप्टर को पढ़ोगे तो रिट ज्यूरिसडिक्शन को अलग से बना के पूरा डिटेल में बताया हुआ है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, इसको हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के साथ में देखते हैं। ये एक तरह का ना फेडरल कोर्ट का काम करती है जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे डिस्प्यूट डिसाइड होते हैं जो मतलब कि इंडियन फेडरेशन के साथ में रिलेटेड होते हैं। फेडरेशन मतलब कि 3 तरीके के होते हैं, या तो ऐसा हो कि एक सेंटर हो एक तरफ में, और एक तरफ में एक या एक से ज्यादा स्टेट्स हो, एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एक तरफ में एक कोई और स्टेट हो, दूसरी तरफ में मतलब 2-3 स्टेट्स के बीच में हो। इस साइड मान लो कि पंजाब है, इस साइड मान लो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का कोई पानी को लेके कुछ झगड़ा हो गया है, मतलब कि 2-3 स्टेट्स का आपस में हो गया है, ठीक है। और या फिर ऐसे बोल सकती हूँ कि सिर्फ सेंटर का एंड 1-2 स्टेट्स का, मान लो सेंटर के साथ में हरियाणा एंड पंजाब है और दूसरी तरफ में बाकी 2-3 स्टेट्स हैं,
तो कुछ इस तरीके से हो। तो ये 3 तरीके से फेडरल जो डिस्प्यूट है इसको बोला जाता है फेडरल कोर्ट, तो ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में देखा जाता है। तो ये एक्सक्लूसिव है, जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ये एक्सक्लूसिव इसीलिए मानी जाती है क्योंकि ये हाई कोर्ट के पास में नहीं है और दूसरी किसी भी कोर्ट के पास में ये जो ज्यूरिसडिक्शन है वो नहीं है। और इसमें बाय द वे ऑफ अपील, जरूरी नहीं है कि बाय वे ऑफ अपील आपको जाना है, आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो इस रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरा यहाँ पे है रिट ज्यूरिसडिक्शन। रिट ज्यूरिसडिक्शन हमने पढ़ा था आर्टिकल 32, ये रिट्स के बारे में लार्जली देखता है। देखो इसमें क्या है, रिट्स क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स में जो हमने रिट्स पढ़ा था ना बहुत डिटेल से, अगर आपको आपने नहीं पढ़ा तो आपको एक बार इसके लिए रिट वाला चैप्टर जरूर पढ़ना होगा। रिट्स करके एक चैप्टर है, छोटा सा ही वीडियो है, आई थिंक 9-10 मिनट का वो वीडियो है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें एक बार क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। मान लो आपका कोई भी जो फंडामेंटल राइट है आपको लग रहा है उसका वायलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 और ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो उसके अंडर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है। वो रिट कौन कौन सी है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो एंड सर्चुररी। तो ये हमने पहले डिटेल में भी डिस्कस किया है। तो ये आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन के अंडर। ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये एक्सक्लूसिव नहीं है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की तरह, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के पास ही नहीं है ये पावर, ये हाई कोर्ट के पास भी है। लेकिन हाई कोर्ट के पास जब ये पावर आती है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है जब इनके पास है तो ये डिनाई नहीं कर सकते अगर हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट डिनाई कर सकता है क्योंकि हाई कोर्ट के अंडर ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो लोअर कोर्ट की रिट्स हैं जो वहां पे पेंडिंग पड़ी हैं किसी केसेस के रिलेटेड, उनको भी ले सकता है, उनको भी हेयर कर सकता है लोअर कोर्ट्स के केसेस को भी। ये 4 तरीके की हैं, अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, अपील्स इन सिविल मैटर्स, अपील्स इन क्रिमिनल मैटर्स एंड अपील बाय स्पेशल लीव। अपील्स बाय स्पेशल लीव जो है ना, इसके अंडर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी जो उसका मन हो ना, किसी हाई कोर्ट के अंडर या फिर कुछ पड़ा है, कोई रिट पड़ी है उनको अपने अंडर लेनी है, या फिर किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंडर है, या फिर और कोई भी मैटर है जो सुप्रीम कोर्ट की पावर के अंडर नहीं आता है, बाय वे ऑफ अपील, बाय स्पेशल लीव ये अपने अंडर ले सकते हैं किसी भी मैटर को। ये काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी पावरफुल है जो अपील बाय स्पेशल लीव है। उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। ठीक है, ये हमने देख ही लिया कि वो ऑब्वियस है, सुप्रीम कोर्ट हमारा हाईएस्ट कोर्ट है और ये इसी का जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनल माना जाता है, से सबसे बड़ा ऑडिटर है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो चीजें कुछ पॉइंट ना इसमें यहाँ से मेंशन नहीं है वो पॉइंट मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। एक तो ये है कि क्या पार्लियामेंट इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको कर्टेल कर सकता है। देखो ऐसा है कि पार्लियामेंट इसके ज्यूरिसडिक्शन को कर्टेल तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो चाहे तो इसकी पावर्स को पार्लियामेंट एक्सटेंड जरूर कर सकता है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्सटेंड कर सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट ये है कि जो इस यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना, आफ्टर रिटायरमेंट वो कहीं भी और एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर सकते, कहीं भी और अपनी जजमेंट के लिए एज अ जज नहीं बैठ सकते। लेकिन इसमें ना एक एक्सेप्शन बोल सकते हो आप। वो एक्सेप्शन ये है कि जो रिटायर्ड जजेस है ना ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए, मान लो अगर स्टाफ नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मान लो जब स्टाफ नहीं है या फिर हाई कोर्ट्स में स्टाफ नहीं है, तो टेम्परेरी पीरियड के लिए हाई कोर्ट के जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बुलाया जा सकता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कहने पे होता है और इसके लिए प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन और उस बंदे का कंसेंट लेना भी जरूरी है। तो इस केस में भी ये चीज हो जाती है। बाकी ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए हैं जो मतलब जहां से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो ऑलमोस्ट सारा हो ही गया है। ठीक है, बाकी अभी नेक्स्ट हम हाई कोर्ट वाला जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर करें। और अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, तो हम उसका टाइम निकाल के आंसर जरूर करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।